पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी अब कर्नाटक चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक बनाया। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को कमेटी का सदस्य बनाया गया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल की। उनके साथ 17 विपक्षी दलों के नेता भी जंतर मंतर पर मौजूद रहे। वो संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। भूख हड़ताल के दौरान के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्दी से लाने की जरूरत है। अब के कविता को कल ईडी के सामने पेश होना है। जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में बीआरएस के नेता को समन भेजा है। के कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में करीब 15 जगहों पर छापेमारी की। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। पूर्व एमएलए अबू दोजाना लालू के करीबी हैं और पेशे से बिल्डर हैं। कहा जाता है कि पटना के सगुना मोड़ पर बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम भी इन्हीं के देखरेख में चल रहा था। गाजियाबाद में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर भी ईडी ने छापेमारी की। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इसमें न तो कोई नया टैक्स लगाया गया और न ही किसी तरह की छूट दी गई। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर रहा। स्कूलों में पहली बार स्ट्रीट मैनेजर लगाने का ऐलान किया गया, जो वहां का रूटीन कामकाज देखेंगे। बजट में पंजाब की बॉर्डर बेल्ट के लिए पहली बार 40 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। राजस्थान में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी कोहराम जारी है। 3 वीरंगनाओं को धरने से पुलिस ने जबरन हटाया तो बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उनसे मुलाकात के लिए उनके घर जाने की कोशिश की। पुलिस ने बीजेपी सांसद को रोका तो उन्हें चोट लगने की खबर आई। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं जब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पुलिस जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची तो वहां उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। प्रयागराज पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और बताया कि अतीक के बेटे 2 मार्च को घर के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे और नाबालिग होने की वजह से दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। लेकिन पुलिस ने ये नहीं बताया कि दोनों किस बाल संरक्षण गृह में हैं। अदालत ने पुलिस से फिर से रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल के पिता की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। रितेश के पिता का नाम रमेश अग्रवाल था। वो गुरुग्राम में अपने घर की बालकनी से ही गिरे थे। हादसे के वक्त घर के अंदर उनका बेटा रितेश अग्रवाल, बहू और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। रितेश अग्रवाल ने खुद पिता के निधन की जानकारी दी। 3 दिन पहले ही रितेश अग्रवाल और फॉर्मेशन वेंचर्स की डायरेक्टर गीतांशा सूद की शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही परिवार ने कोई शिकायत दी है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने 2 लोगों की जान ले ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत की पुष्टि की है। इस बीच H3N2 को लेकर सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने H3N2 के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने राज्यों को अलर्ट रहने और हालात पर पैनी नजर रखने की एडवाइजरी जारी की। शनिवार को H3N2 और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर नीति आयोग बैठक करेगा। H3N2 को कोरोना जैसा माना जा रहा है। पूरे देश में काफी तेजी से ये वायरस फैल रहा है। कि जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज किसी परिवार को अदालत से या किसी पुलिस स्टेशन से कोई सम्मन आ जाए या कोई नोटिस आ जाए पेश होने के लिए, तो उस परिवार की स्थिति या उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। इस सम्मन को देखने के बाद उस परिवार के चेहरे का रंग शायद फीका पड़ जाएगा और चिंता की लकीरें आपको किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आएंगी। पसीना आने लगेगा और वो व्यक्ति शायद थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है। आपको भी अदालत का या पुलिस स्टेशन का कोई नोटिस ऐसे ही आ जाए तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन आज आप मनीष सिसोदिया के खिलखिलाते हुए इस चेहरे पर यह शानदार हंसी देखिए। और यह हंसी उनके चेहरे पर तब है जब उन्हें शराब घोटाले के मामले में आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनकी जमानत को भी नामंजूर कर दिया। यानी अब उन्हें काफी दिनों तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ईडी भी गिरफ्तार कर चुकी है,
जेल से, अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही, जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी जब मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम से बाहर निकले तो इस दौरान उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई शिकन या चिंता का कोई भाव नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर गर्व से भरी हुई एक मुस्कुराहट थी। अब या तो ये समझ लीजिए कि ये ईमानदारी के गर्व की मुस्कुराहट हो सकती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो इतने ईमानदार हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं है और वो खुद को नैतिक रूप से बिल्कुल सही मानते हैं, कट्टर ईमानदार मानते हैं। यानी उनकी यह हंसी असल में सरकार का मजाक उड़ाने वाली हंसी है और वो अदालत में हंसकर शायद ये बता रहे हैं कि भले ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। लेकिन हमें लगता है कि ये हंसी भारत के आम लोगों को आज हैरान भी कर रही होगी और परेशान भी कर रही होगी। देखिए, 27 फरवरी की तस्वीरें देखिए, 6 मार्च की तस्वीरें देखिए, 10 मार्च की तस्वीरें देखिए। एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, मनीष सिसोदिया का हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, कहीं भी कोई चिंता नहीं, कहीं भी कोई शिकन नहीं। देख लीजिए आप, हमारे देश में पुलिस और अदालत के मामलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं इनसे तो बचकर ही रहिए। जब भी किसी परिवार में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है या जेल चला जाता है तो वो परिवार बहुत परेशान हो जाता है, उस परिवार की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन अगर आप जेल जाने वाले हमारे देश के नेताओं को देखेंगे तो वो अदालत में बड़ी शान से चलते हैं और इस तरह हंसते हुए अदालत में पेश होते हैं जैसे वो ऐसा करके देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। जबकि सच क्या है? सच ये है कि मनीष सिसोदिया को आज अदालत में 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया और उन्हें 17 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में भेज दिया। लेकिन जब मनीष सिसोदिया अदालत से बाहर निकले तो उनका चेहरा ऐसे खिलखिला रहा था जैसे वो एक क्रांतिकारी हैं और हंसते हंसते सारे सरकार के जुल्म सह रहे हैं। यानी इस हंसी में भी एक नैरेटिव है और यह नैरेटिव हर वो नेता गढ़ने की कोशिश करता है जिसे भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ता है और अदालतों में पेश होना पड़ता है। अब कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपको शायद याद भी होंगी जब वर्ष 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की एक अदालत में पेश होना था और उन्होंने इसे एक रोड शो में बदल दिया और वो पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अदालत पहुंचे। और आज वही बात मनीष सिसोदिया ने भी करने की कोशिश की और ऐसा ही कुछ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुआ। देखिए, एक साथ बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का शिकंजा कस रहा, ईडी का शिकंजा, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो एक मनीष सिसोदिया तो देख लिया आपने, अब ये देखिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी, जिनका नाम है के कविता, उन्होंने एक भूख हड़ताल की। उनका कहना है कि यह भूख हड़ताल उन्होंने महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर की है। लेकिन सच यह है कि उन्हें महिला आरक्षण की याद तब आई जब ईडी दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में कल यानी 11 मार्च को उनसे पूछताछ करने वाला है और उससे एक दिन पहले उन्हें महिलाओं के ये मुद्दे याद आ गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी इस भूख हड़ताल में उन तमाम पार्टियों के नेता शामिल भी हो गए जिन पर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले चल रहे हैं। जैसे इनमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। ये तमाम पार्टियां आज की इस भूख हड़ताल में शामिल हुई और ये हड़ताल शायद तस्वीरें खिंचवाने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि ये सुबह देर से शुरू हुई और शाम को 5 बजे समाप्त भी हो गई। यानी कुछ ही घंटों की डिजाइनर हड़ताल थी मीडिया के लिए और तस्वीर खिंचवाने के लिए ये बुलाई गई थी। शानदार भव्य आयोजन था, नाम दिया गया था भूख हड़ताल का। इस सब के बीच आज लालू यादव के खिलाफ भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लालू यादव और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर रेड की गई। दिल्ली में
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी आज ईडी ने छापा मारा और यह पूरी कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरियां बांटकर बहुत बड़ा घोटाला किया है। लेकिन इस मामले में भी उनकी पार्टी यही कह रही है कि ईडी ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में कर रही है और वो पीड़ित हैं जिन्हें सरकार विपक्ष में होने की सजा दे रही है। यानी आरजेडी भी कह रही है कि लालू यादव तो एक पीड़ित है, एक विक्टिम है, सरकार उन्हें विक्टिम बना रही है। आपने नोट किया होगा कि अब हमारे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि अब ये सारे नेता खुद को एक विक्टिम बताते हैं और ये सारे ही नेता इस दौरान ये कार्ड खेलते हैं जिसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। और मैं अक्सर आजकल इस कार्ड को अपनी जेब में ही रखता हूं। आप भी कहते होंगे कि मैं बार बार ये कार्ड आपको दिखाता हूं, लेकिन ये कार्ड मैं आपको तब तक दिखाता रहूंगा जब तक आप इस कार्ड की सच्चाई को समझ नहीं जाएंगे और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सारे नेता अपनी जेब में यही विक्टिम कार्ड लेकर चलते हैं। देखिए, और मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। ये है वो विक्टिम कार्ड जो इन सब नेताओं की जेब में रहता है। अब हर नेता इस विक्टिम कार्ड को अपनी जेब में रखता है और जब वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते हैं और जेल जाते हैं तो इसी कार्ड को एनकैश करा लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो असल में सरकार की ताकत का शिकार हो रहे हैं। और इसे लेकर हमारे समाज के जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भी इस विक्टिम कार्ड को देखकर कई बार पिघल जाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड ऐसा है जो हर एटीएम पर चलता है और जब आप इसे एनकैश करते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत सारी भावनाएं मिलती हैं। भावनाओं के रूप में ये एनकैश होता है ये कार्ड। इसलिए इस विक्टिम कार्ड को आप हमेशा याद रखिए। मैं तो बनवाकर मैंने रख लिया है और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई नेता इस विक्टिम कार्ड को खेल रहा है, उसी दिन मैं आपके सामने इसे पेश कर दिया करूंगा ताकि आप भी समझ जाएं कि विक्टिम कार्ड कहां कहां खेला जा रहा है। तो अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और अब वो फंसने वाले हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि इस पूरी मुद्दे का मुकाबला तभी हो पाएगा, सरकार, मोदी सरकार का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब ये सारे नेता और सारी पार्टियां आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए, इस देश के वोटर तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन ईडी ने और सीबीआई ने इन सारे विपक्षी नेताओं को इकट्ठा कर दिया है, एक मंच पर ला दिया है और वो मंच है डर का मंच। क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं और इन्हें यह बात पता है कि अगर इन्होंने एक दूसरे को नहीं बचाया तो एक एक करके सब जेल चले जाएंगे। इसलिए आज आप खुद सोचिए, हमारे समाज में बड़े आदमी की परिभाषा आज क्या है और बड़ा आदमी किसे माना जाता है? बड़ा आदमी उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, जो महंगे कपड़े पहनता है और जिसको देखकर आपको लगता है कि यह बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को हमारा समाज और हमारे देश के लोग बहुत आसानी से बड़ा आदमी मान लेते हैं। लेकिन इस दौरान इन लोगों से ये कभी नहीं पूछा जाता कि उनके पास ये पैसा, ये महंगी गाड़ी, ये बड़ा सा बंगला कहां से आया और कितना भ्रष्टाचार करके उन्होंने ये पैसा कमाया है। बल्कि ये लोग हमारे समाज में आज भी खुलेआम बहुत आसानी से अपने पैसे के दम पर सम्मान पाते हैं और हमारा समाज भी बेईमानी की इस अमीरी को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर मेट्रो सिटी में आपको अपने आसपास ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो बहुत अमीर हैं, शानो शौकत से रहते हैं, बेईमानी से पैसा कमाया है, लेकिन आसपास के लोग उन्हें बड़ा आदमी समझते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ दिखना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पास ये बंगला कहां से आया, ये गाड़ी कहां से आई, इतना पैसा हाल ही के कुछ वर्षों में तुमने कहां से कमा लिया। कोई नहीं पूछता और अपने आप लोग मान लेते हैं कि जो इतने शानदार भवन में रहता होगा वो तो अपने आप ही बड़ा आदमी है। और आज हमारा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप अपने साथ बस में या ट्रेन में सफर करने वाले एक साधारण से व्यक्ति को कभी बड़ा आदमी मानेंगे? आप बस में जा रहे हैं और आपकी बगल में एक व्यक्ति बैठा है सीट पर, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति रिक्शा में जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति टू व्हीलर पर जा रहा है, आप उसे बड़ा आदमी मानेंगे? शायद आप उसे बड़ा आदमी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप ही के सामने एक बड़ी महंगी सी एसयूवी से आपके सामने उतरे, जिसने शानदार ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो
महंगी घड़ी पहन रखी हो और देखने में अमीर दिखता हो, तो शायद आप भी एक कदम पीछे हो जाएंगे सम्मान में और उसकी गाड़ी को देखकर उसे शायद बड़ा आदमी मान लेंगे, क्योंकि हमारे समाज में बड़े आदमी का मतलब होता है पैसा, और फिर चाहे वो पैसा किसी भी तरह की बेईमानी से कमाया गया हो, कोई नहीं पूछता। इसलिए आज आपको इसके बारे में सोचना होगा कि अब हमारे देश में भ्रष्टाचार को बुरा क्यों नहीं माना जाता और हमने भ्रष्टाचार को इतनी आसानी से स्वीकार कैसे कर लिया। बड़े आदमी की परिभाषा को आज आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का उदाहरण, जिनके विचारों में ऐसी ताकत थी कि उनके तन पर वस्त्रों के रूप में सिर्फ भगवा चोला होता था, लेकिन वो साधारण से होते हुए भी इतने असाधारण थे कि उन्होंने भारत के करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन किया। इनके पास ना बंगला था, ना गाड़ी थी, ना बैंक बैलेंस था, लेकिन ये बहुत बड़े आदमी थे। दूसरे हैं महात्मा गांधी, जो महंगे कपड़े और बड़ी गाड़ियों में नहीं चलते थे, साधारण सी धोती पहनते थे और बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कई बड़े आंदोलन किए। और तीसरे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमेशा राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी बहुत ही साधारण जीवन जिया, जिससे यह पता चलता है कि असल मायनों में वो एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया, साधारण सी जिंदगी वो जीते रहे। ये हैं बड़े आदमी। सूची तो भारत में ऐसे लोगों की बहुत है जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आज आपको 3 एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। इसलिए आज आपको यह तय करना है कि आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बड़ा आदमी मानते हैं, या आपके लिए बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला एक उद्योगपति या रिश्वत के पैसों से अपना खजाना भरने वाला कोई नेता बड़ा आदमी है। और एक बात और, हमारे देश में अगर कोई नेता ऐसा सोचता है कि वो घोटाला करके और जेल जाकर भी लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकता है और खुद को क्रांतिकारी साबित कर सकता है, तो ये एक समाज और एक राष्ट्र के तौर पर हमारे देश के लोगों का एक बहुत बड़ा फेल्योर है, हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी हो रही है, रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है क्या? अगर एक आम व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और 2-3 महीने तक अपनी किश्त नहीं चुका पाता, तो बैंक वाले सामान घर से उठा कर ले जाते हैं और पुलिस घर आ जाती है, सजा हो जाती है और उस व्यक्ति के पास, एक आम आदमी के पास कभी ये मौका नहीं होता कि वो इस विक्टिम कार्ड को, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस विक्टिम कार्ड को खेल सके, क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। अगर एक आम आदमी जेल चला जाए या उस पर कोई मामला दर्ज हो जाए तो लोग तुरंत उसे बेईमान मान लेते हैं, अगर वो आम आदमी है तो, अगर वो पैसे वाला नहीं है तो। और अगर पैसे वाला है या बड़ा नेता है तो लोग सोचते हैं अरे बड़े बड़े लोगों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, ये जरूर किसी का कोई षड्यंत्र होगा। और उद्योगपति भी यही कहते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हमारे देश के नेता भी यही कहते हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहा है। और अभी तक हमारे देश के इतिहास में जब भी आप देखें, अगर किसी नेता को जेल भेजा गया है तो उस नेता का जो करियर होता है वो और ज्यादा चमक जाता है। जेल से बाहर आने के बाद उसे पहले से भी ज्यादा वोट मिलते हैं, वो और ज्यादा सफल हो जाता है। इसलिए बहुत सारे नेता तो जेल जाने के बाद खुश होते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें चुनाव में जरूर फायदा होगा।
लेकिन ये हमारे देश के वोटर्स पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि हमारे देश के वोटर आज भी भ्रष्टाचार को बुरा नहीं मान रहे हैं और ये किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसे हमें बदलना होगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान होता है। इसलिए आपको आज इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और तय करना चाहिए कि असल में बड़ा आदमी कौन है। अब हम आपको चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग की तीसरी बार नियुक्ति के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह मत सोचिएगा कि यह तो चीन में हो रहा है, इससे आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए न तो चुनाव लड़ना पड़ा, न जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित करनी पड़ी और न ही अपना नेतृत्व कौशल दिखाना पड़ा। उन्होंने ये सब कुछ तानाशाही के जरिए हासिल कर लिया। अगर नरेंद्र मोदी अगले साल तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो वैश्विक राजनीति में शी जिनपिंग के सामने सबसे अनुभवी और सबसे कद्दावर नेता होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव भी लड़ना पड़ता है, विपक्ष, अदालतों और मीडिया का सामना भी करना पड़ता है। जबकि चीन में शी जिनपिंग के सामने ना तो चुनाव की कोई चुनौती है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं, ना लोकप्रियता होने की कोई चुनौती है, लोकप्रिय होने की, ना उनके सामने विपक्ष है, ना अदालतें हैं और ना ही मीडिया है। इसलिए आज यह विश्लेषण आपके लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो बीजिंग में उस सत्र की हैं जिसमें शी जिनपिंग को चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। यह एक वार्षिक सत्र है जो वहां की संसद में आयोजित होता है, जिसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संसदीय सभा यही है, क्योंकि चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के 2980 डेलीगेट्स हैं। हालांकि यह भी एक मजाक ही है क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है और ये तमाम डेलीगेट सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की एक कठपुतली की तरह काम करते हैं जिनका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता है। और इन्हीं डेलीगेट्स ने कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का चुनाव किया है और सेंट्रल कमेटी ने पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों का चुनाव किया और इसके बाद पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों ने 7 सदस्यों की सबसे बड़ी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना और फिर इसी कमेटी के द्वारा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के विशेष सत्र में शी जिनपिंग को आज चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया। और इस तस्वीर की आज पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। तो वहां का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा से थोड़ा अलग है। उनका जो सिस्टम है अपने राष्ट्रपति को चुनने का वो आपकी स्क्रीन पर है। डेलीगेट्स होते हैं, वो सेंट्रल कमेटी चुनते हैं, सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो को चुनती है, फिर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना जाता है और फिर ये पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी राष्ट्रपति का चुनाव करती है। ये 7 लोग होते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में और ये 7 लोग तय करते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। असल में आज जब शी जिनपिंग को फिर से राष्ट्रपति नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हुई तो इस दौरान जिस नेता ने उन्हें सबसे पहले जाकर बधाई दी उस नेता का नाम है ली क्वांग। और इस तस्वीर में आप उन्हें शी जिनपिंग को बधाई देते हुए इस समय देख रहे हैं, यही है। ली क्वांग को शी जिनपिंग ने चीन का नया प्रीमियर नियुक्त किया है। चीन में प्रीमियर के पद को प्रधानमंत्री का पद माना जाता है, यानी अब से चीन के नए प्रधानमंत्री होंगे ली क्वांग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही बने रहेंगे। यानी राष्ट्रपति वही पुराना लेकिन प्रधानमंत्री नया है, टीम नई है। हालांकि यहां 2 बातें नोट करने वाली है। पहली बात यह कि शी जिनपिंग को निर्विरोध चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार था ही नहीं और इसलिए आप इस चुनाव को एक दिखावा भी कह सकते हैं। चुनाव तो नाम का है, जब कोई उम्मीदवार ही नहीं है तो चुनाव किस बात का। और दूसरी बात यह कि इसी सत्र में यह घोषणा भी की गई कि शी जिनपिंग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख भी बने रहेंगे। यह कम्युनिस्ट पार्टी की वो इकाई है जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रिपोर्ट करती है। यानी देश और देश की सेना पर भी शी जिनपिंग का सीधा नियंत्रण अब चीन में बना रहेगा। आर्मी भी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी और देश की सरकार भी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा आज के सत्र में शी जिनपिंग की तरफ से यह भी कहा गया कि वो चीन की घटती जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति लाएंगे जो प्रभावी भी होगी और जिसकी मदद से चीन की आबादी में स्थिरता लाई जा सकेगी।
चीन में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद यह पहली बार है जब वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी नीति लाने का फैसला किया है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां लोग इंसेंटिव मिलने के बाद भी अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे और चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। तो चीन की सरकार चाहती है कि वहां लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन लोग अब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते क्योंकि लोग अपने रोज के आम जीवन के संघर्ष में इतने व्यस्त हैं कि वो बच्चों को ना तो पाल सकते हैं और ना ही बच्चों को पालने के लिए जो पैसा उन्हें चाहिए, ना पैसा है ना समय है। वर्ष 2022 में 61 वर्षों के बाद ऐसा हुआ था जब चीन में जन्म दर मृत्यु दर से कम रही थी और इस समय चीन की स्थिति यह है कि वहां युवा आबादी घट रही है और बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, यानी चीन अब बूढ़ा हो रहा है। और अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का यह अनुमान है कि अगर चीन की आबादी में इसी तरह गिरावट जारी रही तो वर्ष 2100 तक, यानी आज से 77 साल बाद, चीन की आबादी घटकर सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, चीन की आबादी सिर्फ 76 करोड़ रह जाएगी आज से 77 साल के बाद, जबकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा उस समय। और यही वजह है कि आज शी जिनपिंग ने अपने भाषण में जन्म दर बढ़ाने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी नीति लाने का ऐलान किया है। इन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि ज्यादातर सदस्य जो उस हॉल में बैठे हुए हैं सबने मास्क अभी भी लगाया हुआ है, जबकि भारत जैसे देशों में मास्क कब का गायब हो चुका है। चीन के 100 वर्षों के कम्युनिस्ट इतिहास में अब तक माओ त्से तुंग अकेले ऐसे नेता थे जो आजीवन चीन के राष्ट्रपति रहे और उनके बाद कभी भी कोई नेता 2 बार से ज्यादा चीन का राष्ट्रपति नहीं बना और चीन में इसे लेकर एक कानून भी था। लेकिन शी जिनपिंग ने वर्ष 2018 में इस कानून को समाप्त कर दिया और इसी की वजह से आज वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन पाए हैं और अब वो खुद को चीन की सत्ता में उस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं जहां कभी माओ त्से तुंग हुआ करते थे। असल में चीन में आज अगर एक पार्टी का सिद्धांत है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा एक ही पार्टी है, हमारे देश की तरह वहां अलग अलग पार्टियां नहीं है। हमारे देश में तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चीन में एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां लोग अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, तो एक ही पार्टी का शासन है वहां पर, एक ही पार्टी का रूल है, वन पार्टी सिस्टम, और लोग आवाज नहीं उठाते अपने अधिकारों के लिए। इसका कारण माओ त्से तुंग ही है, क्योंकि माओ त्से तुंग के पास इतने विशेष अधिकार और शक्तियां थीं कि उनके गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत चीन में किसी के अंदर नहीं थी। वो खुद ही जनता थे, खुद ही सरकार थे और खुद ही पूरा देश थे। और यही चीज शी जिनपिंग भी चाहते हैं। वो चीन को वन मैन शो बनाना चाहते हैं और वो वन मैन है खुद शी जिनपिंग। और इसलिए वो माओ त्से तुंग की तरह ही चीन का आजीवन राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं और उनकी तरह पार्टी का चेयरमैन बने रहना चाहते हैं और उन्हीं की तरह पार्टी के संविधान में अपने विचारों को शामिल करना चाहते हैं। और इसका अध्याय आज से शुरू हो चुका है। माओ त्से तुंग ने एक बार कहा था, पावर ग्रोज फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, यानी सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और आज 70 वर्षों के बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। नागरिक अधिकारों में लगातार कटौती, अनाज का संकट, कोरोना वायरस और भारत समेत 8 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक नीतियों का ही हिस्सा है। इसलिए शी जिनपिंग का माओ त्से तुंग के नक्शे कदम पर चलना दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक बात है। और आपने देखा होगा हाल ही में ये शी जिनपिंग की
वजह से ही हुआ कि चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को बांट दिया। शी जिनपिंग ऐसे समय में चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं जब उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है देश के अंदर से आने वाली चुनौती, जिसमें चीन की कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था और चीन के लोग पहली बार शी जिनपिंग का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ लोग खुलकर सड़कों पर आ गए। वित्त वर्ष 2022 में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहा, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% था। इसके अलावा चीन की जीडीपी में उसके प्रॉपर्टी सेक्टर की हिस्सेदारी 30% है, लेकिन इस क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट आई है और चीन में समाजवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के मजबूत होने की वजह से वहां का प्राइवेट सेक्टर अब काफी बंद गया है और पब्लिक सेक्टर पर भी इससे दबाव बहुत बढ़ गया है। कुल मिलाकर वहां की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर हो रही है। और शी जिनपिंग के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों के जबरदस्त विरोध की वजह से वहां जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा और इसके खिलाफ सड़कों पर खुलेआम विरोध प्रदर्शन हुए, जैसा कि चीन में इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। शी जिनपिंग के लिए दूसरी चुनौती है देश के बाहर से आने वाली चुनौती। आज अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं और उसकी घेराबंदी के लिए आज दुनिया में क्वाड जैसे कई संगठन बन चुके हैं, जिनका एक ही मकसद है चीन के प्रभाव को कम करना। और चीन की इस छवि का कारण भी खुद शी जिनपिंग ही है। भारत में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और अगर इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी फिर से जीत गए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री लगातार बन जाते हैं तो दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों में सत्ता स्थायित्व की तरह हो जाएगी, सत्ता बिल्कुल स्थायी हो जाएगी। और ये 3 देश होंगे भारत, चीन और रूस, जहां सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में लगातार चल रही है। रशिया में इसलिए क्योंकि वहां वर्ष 2012 से ही व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के पद पर हैं और 2021 में वहां एक नया कानून आया जिसकी मदद से पुतिन 2024 में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वर्ष 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो पुतिन अब यह समझ लीजिए आने वाले कई वर्षों तक वहां रहेंगे। इसी तरह चीन की सत्ता से भी शी जिनपिंग को हटाने वाला अब कोई नहीं बचा और वो अगले कई वर्षों तक या कह लीजिए दशकों तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे और यह भी हो सकता है कि वो आजीवन इस पद पर बने रहे। इसलिए ये जो तस्वीर है अब ये आपको आने वाले कई वर्षों तक यही देखने को मिलेगी। और भारत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी वर्ष 2029 तक भारत का नेतृत्व करते रहेंगे। कुछ समय पहले इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था जिसमें देश के 52% लोगों ने कहा था कि अगर आज चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट देंगे, जबकि सिर्फ 14% लोगों ने कहा कि वो राहुल गांधी को वोट देंगे। यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 में फिर से जीत जाते हैं तो वो 2029 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि इन तीनों देशों में यानी रशिया, चाइना और भारत में इन तीनों नेताओं में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज हम ये नहीं कह रहे कि हम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का कोई यहां आपके सामने तुलना कर रहे हैं, क्योंकि तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात यह कि भारत की व्यवस्था रशिया और चीन की व्यवस्था से बहुत अलग है, राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। क्योंकि रशिया में इस समय लिमिटेड डेमोक्रेसी है, यानी बहुत सीमित लोकतंत्र है, बहुत सीमित अधिकार हैं लोगों के पास। और चीन में डेमोक्रेसी है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं। और भारत में इस समय फुल डेमोक्रेसी है। इतने बड़े साइज का भारत अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां पूर्ण लोकतंत्र है, फुल डेमोक्रेसी है। तो यह फर्क है इन 3 देशों में। दूसरी बात यह कि इन तीनों देशों के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी उम्र में सबसे बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 72 वर्ष के हैं, पुतिन 70 वर्ष के हैं और शी जिनपिंग 69 वर्ष के हैं। तो ज्यादा अंतर नहीं है, 69, 70 और 72। लेकिन ये 3 नेता दुनिया के ऐसे हैं जो लगातार इतने वर्षों से राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं, या समझ लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह घटना चीन में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से बहुत अलग और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं
क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप इस चित्र के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब एक चित्र आपको दिखाते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, समझिए इस बात को। प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ना होता है, हर साल कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं। उस चुनाव में हार जीत का जो दोष है या श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है। उन्हें हर बार उनकी ताकत को तोला जाता है किसी भी विधानसभा चुनाव के जरिए। फिर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं, वो उन्हें जीतना होता है। इसके अलावा विपक्ष है, जनता का दबाव है, मीडिया है, चुनाव का दबाव है, एनजीओज हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना होता है और भारत के संविधान के हिसाब से चलना होता है। और इन सब का भार हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिर पर हमेशा होता है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग है, जिन्हें किसी को जवाब नहीं देना। उन्हें ना तो चुनाव लड़ना है, ना किसी अदालत को जवाब देना है, ना अपनी जनता को जवाब देना है, ना ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जवाब देना है, ना उनके देश में कोई एनजीओ है, ना उनके देश में कोई ऐसा मीडिया है जो उनसे सवाल कर सके। और असल में ये सारी संस्थाएं, जनता, अदालत और एनजीओज असल में शी जिनपिंग के पैर के नीचे दबे हुए हैं। तो जो चीज शी जिनपिंग के पैर के नीचे दबी हुई है चीन में, वही सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर या सिर पर एक भार की तरह है और उन्हें इन सब का जवाब देना होता है। और सोचिए, शी जिनपिंग को बिना चुनाव जीते अब तीसरा टर्म मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अगर यह तीसरा टर्म मिला तो कितनी मुश्किलों के बावजूद मिलेगा। तीसरी बार भारत जैसे देश में चुनाव जीतना लगभग असंभव सी बात है। अब आपको यह बताते हैं कि शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से भारत और दुनिया के दूसरे देशों पर क्या असर होगा। पहला नुकसान यह होगा कि अब भारत और पूरी दुनिया को चीन के मामलों में शी जिनपिंग से ही डील करना पड़ेगा। बदलाव की अब कोई संभावना नहीं है। पहले यह उम्मीद होती थी कि भाई कोई नया नेता आएगा, हो सकता है चीन की नीतियां बदल जाएं, चीन को बाद में कुछ पछतावा होने लगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर शी जिनपिंग ने कोई गलतियां भी की हैं पहले, तो शी जिनपिंग उन्हें मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दूसरा, चीन एलएसी पर अब और ज्यादा आक्रामक हो सकता है हमारी सीमा पर, और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के साथ उसकी कड़वाहट और बढ़ सकती है। तीसरा, इससे दुनिया में अब अस्थिरता और बढ़ेगी और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका से दुनिया भर का व्यापार प्रभावित होगा। चौथा, दुनिया को चीन के बारे में कभी कोई सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी और ये कितना खतरनाक हो सकता है हम कोविड की महामारी में देख चुके हैं। और पांचवां, इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि ये देश आतंकवाद का केंद्र हैं और चीन इन्हें लगातार मदद भेजता है। इसके अलावा चीन के लोगों के लिए भी शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे वहां पर तानाशाही और बढ़ेगी, नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार नहीं मिलेंगे और सरकार और शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों का दमन अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारी बात करें आप तो जो सीमा विवाद हमारा चल रहा है चीन से, अब वो ऐसे ही चलता रहेगा और शी जिनपिंग इस तरह के नेता हैं जो कि कोई इस विवाद को सुलझने नहीं देंगे। अब आपको भारत के लोकतंत्र के बारे में बताते हैं। हमारे देश में बात बात पर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया जाता है, आपने भी देखा होगा। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन मानते हैं, वो भी हमें बात बात पर लोकतंत्र के बारे में लेक्चर देते रहते हैं और कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन सच ये है कि भारत का लोकतंत्र भारत के डीएनए में बसा हुआ है और ये हजारों वर्षों से इसी तरह हमारे देश में जीवित है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें उन्होंने ओडिशा के कलिंगा राज्य का उदाहरण देते हुए बताया है कि भारत में आज से 2200 वर्ष पहले भी लोकतंत्र के फुटप्रिंट्स मौजूद थे, लेकिन इसके बारे में कभी भी विस्तार से बात नहीं हुई। आज हमारे देश के शिक्षाविद, इतिहासकार, लेखक, साहित्यकार और उन लोगों को यह बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जिन्हें भारत का लोकतंत्र अक्सर खतरे में दिखाई देता है। लेकिन सच यह है कि भारत का लोकतंत्र
भारत की आत्मा में बसा हुआ है और ये कभी मर नहीं सकता और ना ही कभी भी खतरे में आ सकता है। भारत में प्राचीन काल से ही लोकतंत्र है और ये बात आज भारत के शिक्षा मंत्री ने कही है। आप भी ध्यान से सुनिए। 2200 साल पहले मेरे राज्य में, और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। जेएनयू के अंदर जब कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में, पीस स्टडी के बारे में, बुद्धिस्ट स्टडी के बारे में, सम्राट अशोक, मगध सम्राट अशोक को उड़ीसा में चंडाशोक से धर्माशोक होते हुए यह वर्णित किया गया इतिहासकारों ने। मित्रों, तब जब कलिंग के ऊपर मगध की आक्रमण हुई थी तब कलिंग में कोई राजा नहीं थे। देयर वाज ए गवर्नेंस मॉडल, एक लोक समूह की लोक नेतृत्व था। यानी क्या था, 4 लोग बैठ के सम्राट अशोक के साथ लड़ेंगे। मैं उड़िया होने के नाते मैं नहीं मानता हूं कि मेरा पराजय हुआ था। 1 लाख लोगों की बलिदान के बाद अशोक को धर्माशोक बनना पड़ा। यही मेरा कैपेसिटी था, यही मेरा रेजिलियंस था। तब मेरे वहां कोई राजा नहीं थे, मेरे वहां डेमोक्रेसी था। भारत में 2200 साल पहले डेमोक्रेटिक फुटप्रिंट की मैं आपके सामने प्रमाण देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक ऐसी बात कही है जिस पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए हमारे देश में, इस पर एक बहस जरूर होनी चाहिए। और अब आपके लिए एक अपडेट, और वो ये है कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात के तीसरे एपिसोड में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को देख पाएंगे। ये कपिल शर्मा का आज तक का सबसे गंभीर और संजीदा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि वर्ष 2017 में जब वो डिप्रेशन के एक दौर से गुजर रहे थे तब उनके मन में आत्महत्या करने का विचार एक नहीं बल्कि कई बार आया। इसलिए ये पूरा इंटरव्यू तो आप शनिवार रात 9 बजे देख पाएंगे, लेकिन आज इसके कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये इंटरव्यू आपको बाकी इंटरव्यू से अलग लगेगा। कपिल शर्मा को जब आप देखते हैं तो देखते ही आपको हंसी आनी शुरू हो जाती होगी क्योंकि वो हमेशा आपको हंसाते हैं, लेकिन एक कॉमेडियन के सीने में भी दर्द छिपा होता है, उसके पीछे भी एक कहानी होती है। इसलिए ये जो कपिल शर्मा का इंटरव्यू है ये उनका अब तक का सबसे गंभीर इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपना दिल खोलकर आपको दिखा दिया है। आज के जमाने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना यही है। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। राइट। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो? बड़ी अनयूजुअल एडवाइस है फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। सर मुझे ये लगता है कि अलग, हम सबकी लाइफ ना अलग है। जैसे आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो आप अकेले हो। अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। आप बाहर जाके बैठ जाओ, कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, पानी की तरफ देखते रहो, वो भी नहीं कर सकते आप एक घर में रह रहे हो, 2 कमरों का फ्लैट है ना, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीज़ें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। पर जो आपने बोला कि अगर एडवाइस किसी को देनी है, मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए भी बोलना कभी मैंने गुरेज नहीं किया। मुझे लगता है कि यार अगर कोई आदमी इस समय ऐसा कुछ फेस से निकल रहा होगा तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फेस है, निकल जाएगा। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फेस होता है, ये निकल जाता है। और उसका कभी कभी हम बहुत चीज़ों का लोड ले लेते हैं कि फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या ये क्या बोल रहा है, या मेरा काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, या कुछ भी। सो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कोई अच्छी चीज़ लाइफ में होती है, सक्सेस, तो बहुत ज़्यादा कोई बैंड बाजा बजाने की भी जरूरत नहीं है, और कभी कुछ बुरा हो जाता है तो कोई इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जितना हम मतलब लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, जितना लाइट तरीके से ले ले उतना ही अच्छा है। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, सुसाइड करना? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे कोई है ही नहीं अपना, दिखता नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि घर वालों से आप शेयर नहीं कर सकते थे। मैं जिस शहर से आता हूँ
वहाँ पे तो अभी भी शायद मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत हमारे वहाँ पे नहीं लगता अभी, और मुझे ये नहीं लगता कि पहली बार हुआ होगा। हो सकता है बचपन में भी मुझे कई बार कभी लो फील हुआ होगा, या स्कूल में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। और होता ना कि बचपन में रजाई खींचो चला स्कूल भाग, तो हमारे हो गया होगा घूम फिर के, फिर हम नॉर्मल हो गए। पर एक टाइम पे जब आप खुद कमा रहे हो, यू नो, एक टाइम होता है आपके पिताजी की घर में चलती है, माँ है आपकी, फिर एक टाइम आप घर से बाहर निकले रहते हो, खुद कमाने लगते हो, अब अकेले हो, शादी हुई नहीं है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई आपकी टेक केयर करने वाला है, तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। सो स्पेशली कलाकार लोगों के लिए, क्योंकि इनका ध्यान एक ही तरफ में लगा होता है, अपने ही काम की तरफ। म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन है तो उसको म्यूजिक में मजा आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसके घर में कोई है ना, कोई चोर घुसा है या डाका मारने आ गया, किस नीयत से आ गया। हाँ, पर इस फेज के बाद फिर आपके थोड़े चक्षु खुल जाते हैं, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर देते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आर्टिस्ट सेंसिटिव कोई होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूपिड होता है, वो अलग बात है कि उसका शायद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है कि फलाना किस नीयत से आया आपके पास। ऐसे बड़े सारे लोग आपके पास जुड़ जाते हैं। पर मैं अभी सच बोलूं, अब मुझे लगता है कि वो फेस ना बड़ा अच्छा था, बड़ा फिल्टर भी हो गई लाइफ। यू आर अ वाइज मैन नाउ। एक्स्ट्रा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर वो फेस नहीं आता ना शायद, तो अब बड़ी सारी चीजों का जो मजा आता है ना, छोटी छोटी चीजों का, वो शायद नहीं आता। अभी शराब पीते हैं आप? सर ओकेजनली हो जाता है, पर हाँ उस समय भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई, उस समय शायद एंग्जाइटी से बचने के लिए मैं ज्यादा पीने लग गया था, तो हाँ वो चीज खराब थी। कभी आप सोचते हो कि अपने शो में अब आपको पॉलिटिशियंस को भी बुलाना चाहिए? जैसे मान लीजिए कभी मोदी जी को आप इनवाइट करें कि जरूर सर, मेरे को भाई चुनाव से पहले जो नेता हैं वो भी अपने आप को प्रमोट करते हैं, चुनाव से पहले प्रचार के लिए जाते हैं। जी। तो कभी वो मान लीजिए मोदी जी को अगर आप कभी इन्वाइट करना चाहें तो आप चाहेंगे कि वो आए आपके शो में? सर मैं सीरियसली बताऊं, मैंने पर्सनली जब मिला मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने उनको बोला भी, मैं कहा सर कभी हमारे शो पे भी आ जाइए आप। तो उस समय उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे विरोधी बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ बोला, आएंगे कभी, तो मना नहीं किया उन्होंने। पर हाँ, कभी आएंगे तो हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि वो भी लाइटर साइड उनकी लोगों के सामने आए, और लोग भी देखें कि नहीं यार, मजेदार हंसी मजाक वाली बातें करें। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में वो था फिल्म म्यूजियम का उद्घाटन, तो मोदी जी ने बड़े अच्छे जोक वहाँ पे मारे, सारी इंडस्ट्री बैठी हुई थी, बड़े खुश हुए। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए जो आए, जो हम ही लोगों ने देखा, वो पूरी दुनिया देखे। सो जरूर मैं तो बुलाता रहूंगा उनको। तो कपिल शर्मा की कॉमेडी तो आपने बहुत देखी होगी, और कपिल शर्मा ने आपको बहुत हंसाया भी होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि कपिल शर्मा हर समय हंसते ही रहते हैं, हर समय कॉमेडी ही करते रहते हैं। लेकिन आज जब मैं कपिल शर्मा के साथ मिला, मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है। कपिल शर्मा हर समय कॉमेडी नहीं करते, कपिल शर्मा हर समय मस्ती नहीं करते, हर समय हंसी मजाक नहीं करते। कपिल शर्मा गंभीर भी होते हैं, और कपिल शर्मा के सीने में भी कुछ दर्द है। कपिल शर्मा के पीछे भी एक दुख भरी कहानी है, और कपिल शर्मा ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख झेला है। और ये सारी बातें कपिल शर्मा को कभी मौका नहीं मिला होगा आप तक पहुंचाने का, कि कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा। क्योंकि कपिल शर्मा के जो ज्यादातर इंटरव्यूज होते हैं, लोग उनसे उन इंटरव्यूज में भी यही कहते हैं कि आप हंसाइए, चुटकुले सुनाइए, हमारे दर्शकों का मनोरंजन कीजिए। लेकिन इस बार हमने एक अलग तरह का इंटरव्यू उनके साथ किया है, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए एक बहुत बड़ा अनुभव आप सबके लिए रहेगा अगर आप मेरी सीधी बात कपिल शर्मा के साथ देखेंगे शनिवार रात 9 बजे। तो आप शनिवार रात 9 बजे का अपने मोबाइल फोन में अलार्म या रिमाइंडर सेट कर लीजिए, और हमारे साथ सीधी बात में अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लीजिए। और मुझे यकीन है कि आपको सीधी बात के पुराने एपिसोड्स की तरह यह एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वो उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है।